नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। मैं आपका अपना दोस्त मोहन सोडा एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक बढ़िया सा और एक प्यारा सा एक छोटा सा नन्हा सा टॉपिक लेके, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ओके दोस्तों, आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है लोबिया, यानी कि चौला को आज अपन पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, कमेंट करके ये जरूर बताएं कि किस किस लोगों ने लोबिया को खाया है, चौला को सब्जी में खाया है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने जो चैनल है एग्री ट्यूटोरियल इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और भी अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो अपना एक टेलीग्राम चैनल है एग्री ट्यूटोरियल के नाम से, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं चौला की, यानी कि लोबिया की बात कर रहा हूं। ओके दोस्तों, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अपन वही पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि इससे पहले अपन ने जितनी भी दलहनी फसलें पढ़ी हैं उसमें लगातार जो है समथिंग बड़े बड़े थोड़े से पॉइंट होते थे, लेकिन ये जो आपका टॉपिक है, ये जो अपनी क्रॉप है, ये शॉर्ट एंड स्वीट है। ओके दोस्तों, तो शुरुआत कर ले क्या। ओके, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले बॉटनिकल जो क्लासिफिकेशन है उसको अपन देखेंगे, उसके बाद डिजीज एंड इसकी वैरायटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो अपन देखकर इसको समाप्त करेंगे। ओके दोस्तों, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं स्टार्ट कर लूं क्या। ओके दोस्तों, तो शुरुआत कर लेता हूं मैं चौला की, यानी कि लोबिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोबिया कहते हैं। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके बोटनिकल नेम की, बीएन का मतलब हो गया बोटनिकल नेम, यानी कि वानस्पतिक नाम जो है वो इसका क्या है। ओके दोस्तों, तो इसका जो वानस्पतिक नेम है वो आपको याद रखना है, विग्ना साइनेंसिस। क्या है दोस्तों, विग्ना साइनेंसिस। साइनेंसिस ये क्या है, इसका बोटनिकल नेम है। ओके दोस्तों, आपको पॉइंट समझ में तो आ रहे हैं ना। चलो, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी फैमिली, देखिए दोस्तों जो चौला है ये एक दलहनी क्रॉप है, इसको अपन दलहनी फसलों के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जितनी भी दलहनी फसलें हैं उन सबका जो कुल रहता है या फिर फैमिली रहती है वो रहती है लेग्यूमिनेसी। देखिए दोस्तों, तो इसका जो कुल है वो क्या हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा कुल इसका कुल क्या हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं टूवन की, ये जो है ये एक खरीफ की फसल है, और मैं आप लोग जानते हो जितनी भी खरीफ की फसलें हैं उन सब में टूवन बराबर 22 होता है, 22 होता है। खरीफ का मतलब हो गया जितनी भी दलहनी खरीफ की फसलें हैं उसमें 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर 22 पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें जो है आपके टूवन बराबर कितने हो गए, 22। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं ओरिजिन पैलेस, देखिए दोस्तों जितने भी है ना, जितने भी अपने जो दलहनी क्रॉप हैं उन सबका ओरिजिन जो पैलेस है वो अपना इंडिया ही है, अपना भारत देश ही माना गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो चौले की, तो जो चौला है वो कहां से आया है, अफ्रीका से आया है। जब मैंने आपका क्लासिफिकेशन में दालें पढ़ाया था, पॉइंट जो टॉपिक मैंने दालें करवाया था जिसमें पूरे के पूरे पॉइंट आपको क्लियर करवाए थे, उस समय मैंने नोट करके लाइन लिखवाई थी कि जो काबुली चना है वो काबुल से आया है और जो चौला है ये अफ्रीका से आया है। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग है, पूछे जाने की भरपूर संभावना है, इंपॉर्टेंट कर लेना। देखिए दोस्तों, इसका जो ओरिजिन जो पैलेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अफ्रीका। क्या हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका। ठीक है ना दोस्तों, देखिए क्या होता है, अपन क्या करते हैं, भटक जाते हैं। यानी कि पहले अपन ने क्या किया, सीधा लोबिया देखने बैठ गए, यानी कि चौला को देखने बैठ गए। देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इसमें आपको क्या है, यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट अपने चैनल पर मिल जाएगी। आपको पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, यानी कि जो नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन है जिसमें मैंने दालें पढ़ा रखी हैं, उसके बाद आप चना देखिए, अरहर देखिए, मूंग देखिए, उड़द देखिए, मसूर देखिए, मोठ देखिए, फिर चौला देखिए, फिर देखना कितना जो आपके पॉइंट हैं वो इजिली आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, मैं जिस हिसाब से बताता हूं उस हिसाब से आप चलिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, यानी कि जो अपना चौला है, चौले के अंतर्गत प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो देखिए दोस्तों इसमें जो चौले की जो चौला है, इसमें प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पाई जाती है 23%, यानी कि 23% इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ओके दोस्तों, उसकी बात मैं बात करूं प्रोडक्शन की, अपने अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में सर्वाधिक जो इसका प्रोडक्शन होता है वो होता है यूपी में। अरे भैया जी, यूपी के अंतर्गत चौला सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे हो गया, यूपी के अंतर्गत, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, उसके बाद इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, देखिए इसके लिए गर्म एवं उष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है, यानी कि वार्म क्लाइमेट इसके लिए उपयुक्त है, यानी कि गर्म जलवायु जो है वो इसके लिए उपयुक्त रहती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ एक जो चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहूं, तो चौला है इसका अपन प्रयोग दलहनी फसलों के अंतर्गत करते हैं, चारे वाली फसलों के अंतर्गत करते हैं, हरी खाद के अंतर्गत करते हैं, कवर फसलों के अंतर्गत करते हैं और सब्जी बनाने के अंतर्गत करते हैं। 5 पॉइंट हैं, 5 पांडव के गुण पाए जाते हैं इसमें, किसमें, चौला में। देखिए दोस्तों क्या होता है, इसका अपन किस किस रूप में प्रयोग करते हैं, एक तो अपन करते हैं दलहन के रूप में, किसमें प्रयोग करते हैं, दलहन के रूप में, नंबर फर्स्ट। अगर नंबर मैं सेकंड की बात करूं तो इसका अपन प्रयोग करते हैं हरी सब्जी के रूप में, है ना, हरी सब्जी के दो या फिर सब्जी के दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर मैं बात करूं हरी खाद, ठीक है ना, हरी खाद के रूप में अपन इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और अपन किसमें प्रयोग करते हैं, आपके कवर फसल के रूप में, यानी कि जो फसलें जो भूमि को कवर करके रखती हैं और मृदा क्षरण को बचाती हैं, उसमें भी अपन करते हैं किसका प्रयोग, आपके चौले का। ठीक है दोस्तों, हरी खाद हो गई, हरी सब्जी हो गई, दलहन हो गई, और चारे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, हरे चारे के रूप में। यहाँ पे तो आप सब्जी ही कर लो, यहाँ पे हरे चारे के रूप में, चारा कैसा है, हरे चारे के रूप में अपन किसका प्रयोग करते हैं, आपके चौड़े के रूप में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 5 मुख्यतः इसके फंक्शनल होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। दलहन वेजिटेबल के अंतर्गत, ग्रीन मैन्योर के अंतर्गत, कवर क्रॉप के अंतर्गत, और जो है आपके ग्रीन जो फॉडर है उसके रूप में अपन इसका प्रयोग करते हैं। पॉइंट इजी है और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसका प्रयोग दलहन, सब्जी, हरी खाद या तीनों ही, तो आपका आंसर राइट क्या चला जाएगा, तीनों ही, यानी कि द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसलिए मैं बता रहा हूं, ये आपको नोट कर लेने हैं कि इसका प्रयोग दलहन, सब्जी, हरी खाद, कवर फसलें जो होती हैं और हरे चारे के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, अदर्स नेम्स, यानी कि जो चौड़ा है इसका अन्य और क्या नाम है। देखिए दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, शाकाहारी मांस, वेजिटेबल मीट कहा जाता है, शाकाहारी मांस। देखिए दोस्तों, बिना जो हड्डी का मांस था वो तो आपके सोयाबीन था, लेकिन ये जो है ये शाकाहारी मांस है, यानी कि जो लोग अपने मांस या मीट नहीं खाते उनके लिए अगर वो चौड़ा खाते हैं तो थोड़ा बहुत स्वाद जो है वो चौड़े में मांस के समान आता है और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ओके दोस्तों, इसलिए इसको कहते हैं वेजिटेबल मीट या फिर शाकाहारी मांस। अगर आपसे पूछे कि बिना हड्डी का जो मांस है वो कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सोयाबीन। पॉइंट एक एक क्लियर होने चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं एमिनो एसिड, यानी कि जो चौड़ा है, लोबिया है, इसके अंतर्गत मुख्यतः कौन से एमिनो एसिड यानी कि एमिनो अम्ल जो हैं वो पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर मैं बात करूं तो मिथ्योनिन जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। मिथ्योनिन आपको याद करना है, मिथ्योनिन की जो मात्रा होती है वो चौड़े में सर्वाधिक पाई जाती है। इस तीर का सिंबल हो गया कि सर्वाधिक। ओके दोस्तों, एमिनो एसिड कौन सा हो गया, मिथ्योनिन। तो ये जो पॉइंट है, विग्ना साइनेंसिस, फैमिली लेग्यूमिनेसी, 2n = 22, ओरिजिन अफ्रीका, प्रोटीन 23%, प्रोडक्शन इंडिया के अंतर्गत यूपी में होता है, क्लाइमेट इसके लिए गर्म जलवायु चाहिए। उसके बाद अदर्स नेम क्या हो गया, शाकाहारी मांस, और इसको कहते हैं काउपी। ओके दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, काऊ पी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये इसका एक और नाम हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं एमिनो एसिड की, तो इसमें मिथ्योनिन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है।
ओके दोस्तों, उसके बाद अपन चलते हैं इससे आगे, अपने जो नेक्स्ट पॉइंट रहेंगे वो देखिए दोस्तों। तो मेरे को यहाँ पे ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। चलो अब मैं बात कर रहा हूं सीड रेट की, यानी कि जो बीज दर है वो लोबिया की अपन कितनी लेंगे। देखिए दोस्तों, इसका अपन प्रयोग अगर सामान्यतः कर रहे हैं, सामान्य मात्रा में अगर अपन प्रयोग कर रहे हैं लोबिया का, तो समथिंग 15 से लेके 20 केजी प्रति हेक्टेयर जो है वो अपन ले सकते हैं। किसकी? इसकी सीड रेट। अगर आपसे पूछे कि चारे को उगाने के लिए अपन अगर जो है इसको चवले को ले रहे हैं, यानी कि अपना मेन जो पर्पज है वो चवला उगाना जो है वो चारे के लिए है, तो अपने जो सीड रेट है वो अपन कितनी ले सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है। 25 से लेके 30 केजी प्रति हेक्टेयर जो है वो आपकी चारे के लिए जो चली जाएगी सीड रेट। तो चारे के लिए क्या कौन सी हो गई? चारे के लिए 25 से 30, अगर सामान्यतः अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर जो बीज दर है वो उपयुक्त रहती है। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं R इंटू पी की जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 30 इंटू 10। ओके दोस्तों, R इंटू पी की जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 30 इंटू 10। पॉइंट एक क्लियर होने चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं डिजीज की, देखिए दोस्तों इसमें जो रोग लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान करना है और धैर्य से पढ़ना है। हो सकता है कि आपसे रोग ही पूछ ले। तो अपना जो फर्स्ट जो रोग है वो है मोजेक वायरस, YMV के नाम से भी जानते हैं अपन। मोजेक जो वायरस के द्वारा फैलाया जाता है, येलो मोजेक वायरस जो है वो आपके इसमें लगता है। और जो नंबर सेकंड के ऊपर मैं बात करूं तो आपका रोग हो जाएगा बैक्टीरियल ब्लाइट। ये जो रोग है ये आपके रोग लगते हैं। ओके दोस्तों, इसके लिए मतलब जो मोजेक वायरस है इसके रोकथाम के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? डाईमिथोइट का अपन प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? डाईमिथोइट का अपन प्रयोग करते हैं। कितना करते हैं? समथिंग 0.@ सबसे पहले लगेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं @0.2% अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बैक्टीरियल ब्लाइट का जो है अपन अगर कह सकते हैं इसका नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अपन प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अपन प्रयोग करते हैं। कितनी लेंगे अपन इसकी मात्रा? 0.3%, @0.3% इसकी मात्रा लेते हैं। किसकी? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के लिए, बैक्टीरियल ब्लाइट के रोकथाम के लिए। ये तो आपके जो है वो डिजीज हो गए। अब जो है अपने तो वेराइटीज हैं, जो इंपोर्टेंट वेराइटीज है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए दोस्तों, अपन जितना भी पढ़ चुके हैं उसमें एक ओरिजिन प्लेस इंपोर्टेंट था, उसके बाद अपनी जो वेराइटी है वही इंपोर्टेंट वेराइटी है। ये इंपोर्टेंट वेराइटी है और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने अगर मन लगाकर नहीं पढ़ा है तो अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन उठने की भरपूर संभावना रहती है। ओके दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूं तो अपनी किस्में हैं वो किस्में कौन कौन सी रहती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंप्रूव्ड जो वैरायटी है यानी कि उन्नत जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए FS 68। और अगर मैं बात करूं RS 9 GC 4 ये वैरायटी इसकी है। C 152। उसके बाद अगर मैं बात करूं RC 19 और RC 10 ये तो इसकी वैरायटी है, आपके उन्नत वैरायटी है, जो नॉर्मल वैरायटी है, इंप्रूव्ड वैरायटी है। इसके लिए अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं बात करूं सब्जी के लिए, यानी कि अपन इसको मुख्यतः सब्जी के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी जो वैरायटी है वो इसके लिए उपयुक्त रहती है। तो देखिए दोस्तों, एक तो आपके याद आएगा पूषा कोमल। देखिए दोस्तों, पूषा कोमल एक ये वैरायटी हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं पंत ऋतुराज, क्या हो जाए, सॉरी पंत ऋतुराज तो अलग है, यहाँ पे पूषा ऋतुराज हो जाएगा। पूषा ऋतुराज ये किसकी वैरायटी है? आपके चवड़े की वैरायटी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके आ जाएगा पूषा फाल्गुनी। ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है और आपको बाकायदा याद रखना है। पूषा जो फाल्गुनी वैरायटी है वो किसकी वैरायटी है? आपके चवले की वैरायटी है, भूलना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पूषा फाल्गुनी, पूषा ऋतुराज, पूषा कोमल, काशी गोरी ये वैरायटी है। काशी गोरी जो वैरायटी है वो किसकी वैरायटी है दोस्तों? ये भी आपके चवला की वैरायटी है। उसके बाद पूषा दो फसली
ये वैरायटी भी पूछी जाती है एग्जाम में। पूषा दो फसली जो वैरायटी है वो भी आपके किसकी है, चवले की वैरायटी है। अरे पॉइंट तो समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, पॉइंट एक एक आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाया जाएगा, ये मेरी आपसे आपकी मेरी गारंटी है। एक एक पॉइंट आपका बाहर नहीं जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैरायटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं पूषा बरसाती, पूषा जो बरसाती वैरायटी है वो किसकी है, आपके चौले की वैरायटी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दुर्गा क्रांति, ये जो वैरायटी है ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ओके दोस्तों, ये जो वैरायटी है ये बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछी जाती है और आपसे भरपूर संभावना रहती है इन वैरायटीज के आने की। तो देखिए दोस्तों, FS 68, RS 9, GC 4, C 152, RC 19 और RC 10 जो वैरायटी है वो आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके यहाँ पे आ जाएगा सब्जी के लिए हो गई, चारे के लिए हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करें तो आपके आ जाएगा यहाँ पे, देखिए दोस्तों अपन क्या कर रहे थे, सबसे पहले उन्नत किस्में सब्जी के लिए, अब जो है वो सारे के लिए जो वैरायटी उपयुक्त रहती है वो कौन सी रहती है, एक तो है सिरसा 10। कौन सी दोस्तों, सिरसा 10। देखिए दोस्तों सिरसा जो 10 जो वैरायटी है वो किसकी है, आपके चवड़े की वैरायटी है दोस्तों। और कौन सी है, रश्मि जॉइंट, रश्मि जॉइंट वैरायटी किसकी है, रश्मि जॉइंट जो वैरायटी है वो चवड़े की है। रश्मि जॉइंट जो वैरायटी है वो किसकी है, आपके चवड़े की वैरायटी है। ये जो इंपोर्टेंट वैरायटियां थी, एक और वैरायटी है जो आपको याद करनी है, FOS फर्स्ट। ये जो वैरायटी, तीन वैरायटी है, सिरसा 10, रश्मि जॉइंट, FOS फर्स्ट जो वैरायटी है ये आपके लोबिया की वैरायटी है जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। पूषा कोमल, पूषा ऋतुराज, पूषा फाल्गुनी, पूषा दो मौसमी, पूषा बरसाती, दुर्गा क्रांति और काशी गौरी, ये वैरायटी आपके चौला की है जो पूषा के ऊपर है। गौरी काशी ये कृष्ण भगवान से संबंधित है जो चौला से निकाली गई है। ये तो पूरी की पूरी जो वैरायटियां थी जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, अपने एक एक वैरायटी आपको कंप्लीट करा दी है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सीड रेट पूछे तो 15 से 20, अगर चारे के लिए सीड रेट पूछे तो 20-25 से लेके 30 kg प्रति हेक्टेयर। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं आपके कांगड़ी दुर्गा क्रांति, RCV 7। ये जो वैरायटी है इसको दुर्गा क्रांति के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जो वैरायटी है इसको आपको याद करना ही होगा, इसको अपन रट नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा लिखो, इसको मेहनत करो और इसको ज्यादा से ज्यादा रटने की कोशिश करो। रट नहीं सकते लेकिन रटने का प्रयास किया जाए तभी जाके इस वैरायटियों से छुटकारा मिल सकता है। ओके दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो अवेलेबल करा पाऊं। थैंक यू वेरी मच, अलविदा।